जय श्री कृष्णा। आदर्श शिक्षण संस्थान के YouTube चैनल पर आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी भैया बहन ध्यान से इस पाठ को पढ़ रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं पाठ पहला, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें अपन ने पढ़ा है पूर्व की वीडियो में कि वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। पहली जो अभिक्रिया थी उसमें अपन ने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया, दूसरा अपन ने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन अभिक्रिया के प्रकार पढ़े थे अपन ने। जो पहला था विद्युत अपघटन, बिल्कुल सही, दूसरा प्रकाश अपघटन और तीसरा ताप्य या ऊष्मीय अपघटन। हम इस प्रकार से ताप्य और विद्युत अपघटन और प्रकाशिक अपघटन प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं। अपघटन को अपन ने विघटन भी कहा था, ठीक है। तो अपन ने वियोजन अभिक्रियाएं पढ़ी थी। आज जो अपन पढ़ेंगे वो है हमारी अभिक्रिया तीसरे प्रकार की। रासायनिक अभिक्रियाओं में जो तीसरा प्रकार है वो है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। तो तीसरी जो अभिक्रिया है वो विस्थापन अभिक्रिया है। और विस्थापन अभिक्रियाओं को समझने से पहले आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो क्या है, सक्रियता श्रेणी के आधार पर तत्वों को क्या करते हैं, क्रियाशीलता के आधार पर उसको व्यवस्थित किया जाता है। तो पहले हम वो पढ़ लेते हैं। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ सक्रियता श्रेणी क्या होती हैं और किस प्रकार से सक्रियता श्रेणी में तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है। तो एक ट्रिक से बता रहा हूँ आपको, उस ट्रिक से अगर आप याद रखोगे तो आपको सारे तत्व आसानी से याद रह जाएंगे। ट्रिक क्या है देखिए, देखो हमारी ट्रिक है कनक मग ऑल जन फैब हेकु हग आगे आओ, ठीक है। पहले हमने इस ट्रिक को लिख दिया है। अब इस ट्रिक से अपन क्या करेंगे, उन तत्वों को लिख देते हैं, जिससे अपन को पता चल जाए कि कौन से तत्व अधिक क्रियाशील है, कौन से निम्न क्रियाशील हैं। तो इस ट्रिक से अपन इन तत्वों की क्रियाशीलता अपन लिख सकते हैं। तो देखो कनक मग ऑल जन फैब हेकु हग आगे आओ। तो देखो क से हो जाएगा हमारा पोटेशियम, न सोडियम, फिर क कैल्शियम, मग Mg मैग्नीशियम, ऑल Al, जन Zn, फैब यहाँ पे दो साथ में हैं। तो यहाँ फे मतलब हम लिखेंगे पहले फेरस, ब फिर लिखेंगे हम इसी के जस्ट थोड़ा अपन इसको ठीक करके इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं फैब, ठीक है। ब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लेड। हे यहाँ पे है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये धातु नहीं है, लेकिन फिर भी इस ट्रिक में आपको इसमें यहाँ लिखने से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है। कु मतलब यहाँ पे हो जाएगा कॉपर, हग मतलब हो जाएगा आपके मरकरी, आगे मतलब हो जाएगा आपके सिल्वर या चांदी, आऊ एयू औरम या सोना। तो ये सब धातुएं हैं और इन धातुओं को क्रियाशीलता के क्रम में हम इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। तो अपनी ये जो शॉर्ट ट्रिक है इससे आप याद कर सकते हो। ये सब हमारे कौन से हैं, तत्व हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ हमारी अधिक क्रियाशीलता, ये निम्न क्रियाशील है और ये सबसे कम क्रियाशील है। तो क्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता, ठीक है। ये अभिक्रियाशीलता है, तो ये अधिक क्रियाशील तत्व हो गए, ऊपर है तो अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है। ये हो जाएगी निम्न क्रियाशील,
सॉरी, ये हो जाएगी मध्य क्रियाशील, मध्य क्रियाशील, और ये हो जाएंगे हमारे निम्न क्रियाशील। निम्न का मतलब बहुत कम क्रिया करते हैं, निम्न क्रियाशील तत्व। तो ये क्रियाशीलता का क्रम में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्रियाशीलता क्या होती हैं, घटती हैं। अगर हम इस क्रियाशीलता के आधार पर देखें तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व हैं जो हमारा है पोटेशियम, और सबसे निम्न क्रियाशील है वो हमारा Au चांदी, सॉरी सोना, और हम अर्थात सोना। तो ये हमारी क्रियाशीलता का क्रम है और इसको ही हम बोलते हैं सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी। ये सक्रियता श्रेणी का ट्रिक याद करने पर आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये सक्रियताशीलता है, ठीक है। अब परिभाषा कहें तो क्या आएंगे, तत्वों को उनकी अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, सक्रियता श्रेणी। और ये हमारी सक्रियता श्रेणी के विभिन्न तत्व हैं जिनको अपन क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित कर चुके हैं इस ट्रिक के द्वारा। ट्रिक क्या है, कनक, मग, ऑलजन, फैब, हेकुहग, आगे आओ। प्रतीक तत्व वापस बता देता हूँ, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, Pb, ठीक है, पलम्बस बोलते हैं इसको। हाइड्रोजन तो हमने यहाँ पे इसको याद करने के लिए रखा है जॉइंट के लिए, और कॉपर, मरकरी, सिल्वर, औरम अर्थात सोना, ठीक है। तो अब विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत जरूर काम आएगी, तो पहले हम पढ़ लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा, देन फिर हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे। तो विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या है, तो मैंने आपको सब अभिक्रियाएं सेम प्रोसेस में याद करवाने के लिए कहा था ताकि अपने को उससे याद हो जाए। तो वैसे हम शुरुआत करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन से क्या करता है, विस्थापित कर देता है या फिर हटा देता है, ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं हम पहले, वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है, यहाँ हम बोल सकते हैं हटा देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो परिभाषा क्या हो गई, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है या फिर वहां से हटा देता है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। तो जैसे अपने को पता है संयोजन अभिक्रिया में पढ़ा था कि जुड़ जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया में पढ़ा था कि टूट जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हट जाते हैं या फिर वहां से विस्थापित हो जाते हैं, स्थान परिवर्तन कर देते हैं। तो पहले में संयोजन में तो होता है जुड़ना, वियोजन में होता है टूटना, और यहाँ तीसरे प्रकार की जो अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, विस्थापित करना या फिर हटाना, और स्वयं वहाँ जाकर के बैठ जाता है। इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती हैं वो क्या होती है, हमारी विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण होते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए हम ले रहे हैं एक धातु, वो है आयरन, ठीक है, लोहे की एक कील ले लेते हैं और उस लोहे की कील धातु को, ठीक है,
किसके, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देते हैं। क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देते हैं। हमारे पास लोहे की कील है, तो लोहे की कील, लोहा यहाँ है क्या है, आयरन अर्थात Fe, उसको किस में डाल रहे हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में कील को डालते हैं, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद या कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अभिक्रिया संपन्न होती है एक परख नली में और बन जाता है FeSO4 और कॉपर जो तत्व है वहाँ से हट जाता है। और ये कॉपर कहाँ आ जाएगा, वो जो कील हमने ली है उसके ऊपर पाउडर फॉर्म पे जमने लग जाएगा। इस प्रकार से वहाँ से वो अलग हो जाएगी। अगर हम इसमें कुछ देखते हैं तो पूछा जाता है यहाँ पे क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट है इसका रंग होता है हल्का नीला। कैसा होता है, हल्का नीला। लेकिन जैसे ये अभिक्रिया होने के दौरान जब यह अधिक क्रियाशील तत्व आयरन उस कॉपर को जो कि कम क्रियाशील है उसको विस्थापित करके हटा देता है, तो इसका कलर जो होता है रंगहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है, रंगहीन, हल्का नीला से यहाँ पे कलर गायब हो जाता है। तो अब देखिए सकृत श्रेणी में ये जो तत्व हैं आप देख रहे हैं कि कॉपर जो है यहाँ पर है, कॉपर कहाँ है, यहाँ नीचे हैं, जबकि आयरन जो है इससे ऊपर है। ठीक है, सकृत श्रेणी में आयरन ऊपर है कॉपर से, अर्थात अधिक क्रियाशील तत्व है ना, कौन, आयरन, किससे, कॉपर से। तो हमने ये जो अभिक्रिया की है कि यहाँ अधिक तत्व क्रियाशील जो हैं, अधिक क्रियाशील जो तत्व हैं, ठीक है, वो कौन है, आयरन। दूसरे कम क्रियाशील तत्व को इसके यौगिक से हटा देता है, तो ये यौगिक किसका है, कॉपर सल्फेट का, तो उसको वहाँ से हटा देगा, किसको, इस कम क्रियाशील को, और खुद बन जाएगा FeSO4 और कॉपर को वहाँ से हटा देगा। इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आप देख सकते हो कि आयरन अधिक क्रियाशील है हमारी सकृत श्रेणी में और कॉपर कम क्रियाशील है। ठीक है, तो ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हो गया। उदाहरण नंबर 1। दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि हम ले रहे हैं जिंक धातु Zn और फिर उसको क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। आप देखिए हमारे पास अभिकारक आ गए हैं और हमको बताएं सकृत श्रेणी याद हैं, तो हम कह सकते हैं कि देखो जिंक Zn यहाँ पर हैं और हमारा कॉपर यहाँ नीचे हैं। ठीक है, तो अधिक क्रियाशील तत्व कौन हो गया, जिंक Zn। तो Zn क्या करेगा, इस कॉपर को यहाँ से हटा देगा और इसकी विलयन में जाकर के खुद बैठ जाएगा। तो क्या बना देगा, ZnSO4 प्लस क्या बनेगा, कॉपर वहाँ से हट जाएगा। इस प्रकार की अभिक्रिया हम विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण में पढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल है, देखिए हम ले रहे हैं लेड। तीसरी प्रकार की अभिक्रिया लेड हम ले रहे हैं। ठीक है, देखिए लेड है क्या, Pb, ये देखो Pb, ये अधिक क्रियाशील तत्व है। किसके साथ अभिक्रिया करवा लें, कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवा लो। ठीक है, तो हमारे पास अधिक क्रियाशील तत्व तो हो जाएगा लेड, कम क्रियाशील तत्व हो जाएगा कॉपर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, PbCl2 और वहाँ से कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, ये विस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो संतुलित कीजिए। अभिक्रिया भी संतुलित करना अपन ने बहुत पहले पढ़ा दिया है, समझा दिया है। और इस प्रकार से ये तीनों जो उदाहरण हैं हमारी विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। समझ में आया है। सकृत श्रेणी याद रखना जरूरी है बेटा इसमें। अगर आपको सकृत श्रेणी याद हो गई है, इस ट्रिक से आप याद कर लो, आराम से अपन विस्थापन अभिक्रिया को पढ़ पाएंगे। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरे प्रकार की अभिक्रिया जो कि हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आज की हमारी जो दूसरे प्रकार की अभिक्रिया है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया, जबकि वास्तव में क्रम के आधार पर वो हमारी जो अभिक्रिया है वो कौन सी है, चौथे प्रकार की अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया का हमारा नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए देखिए पहले हम इसका नाम पढ़ते हैं। क्या नाम है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्वि का मतलब दो, विस्थापन मतलब दो चीज का विस्थापन होगा। क्योंकि देखो संयोजन में जुड़ना, वियोजन में टूटना, विस्थापन में हटना। अब द्विविस्थापन में क्या होगा, दो एक स्थान पर परिवर्तित करेंगे। तो पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, देन फिर इसके उदाहरण लेंगे।
तो देखो द्विविस्थापन अर्थात दोनों तरफ क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा। तो हमारी परिभाषा किस प्रकार से हो जाएगी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझेंगे हम इस अभिक्रिया को, उससे पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा। आयन कौन से, धन आयन और ऋण आयन। तो इस प्रकार से आयनों का जब आदान प्रदान हो जाता है तो नए पदार्थ बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नए पदार्थ बनते हैं। ये हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ये जो चैप्टर था हमारा यही था ना, रासायनिक अभिक्रिया हमेशा रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो देखिए इसको भी हम एक क्रियाकलाप के आधार पर देख लेते हैं। हमारे बुक में जो क्रियाकलाप आया उससे ही कि हम क्या ले रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब में ले रहे हैं सोडियम सल्फेट। अब सीधा हम फॉर्मूला लिख देते हैं। परखनली में ले रहे हैं हम सोडियम सल्फेट। आपको सूत्र बनाना आना चाहिए, ये ध्यान रखिए। अगर आपको सूत्र बनाना नहीं आता है तो आप सीख लो घर पे बैठ करके। एक टेस्ट ट्यूब में लिया अपन ने सोडियम सल्फेट का विलयन, ठीक है। जब विलयन कहे तो अपने को उसकी अवस्था प्रदर्शित करना है, और विलयन को हम एक्वास से रिप्रेजेंट करते हैं, AQ। फिर दूसरी परखनली में अपन ने लिया है, एक अन्य परखनली में लिया बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का भी विलयन लिया है, तो विलयन को हम AQ से प्रदर्शित करते हैं, सही है। अब देखो हमारे पास दोनों ये क्या हो गए, अभिकारक। हम क्या बोल रहे हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य क्या है, आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन तो हमको पता है ये जो हमारे यौगिक बने थे ये आयनों के वजह से ही बने थे। तो हमको याद होना चाहिए, समझना चाहिए कि ये सोडियम जो है धनायन होता है और सल्फेट माइनस आयन ऋण आयन होता है, सही है। ऐसे ही बेरियम जो है वो धनायन होता है और क्लोराइड माइनस आयन होता है, आपको पता है ना, ये सब चीज़ अपन पढ़ चुके हैं। तो अब देखो अभिकारक हमारे पास हैं, अब इनमें क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। इस अभिकारक का धनायन इसके ऋणायन के साथ अभिक्रिया कर लेगा और इसका जो धनायन है उसके ऋणायन के साथ अभिक्रिया कर लेगा। तो देखिए किस प्रकार से हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। देखिए तो देखो पहले इस तरफ देखते हैं, बेरियम है ये धनायन है, इसके ऋणायन के साथ अभिक्रिया करेगा अर्थात सल्फेट से, तो क्या बन जाएगा BaSO4। अब ये पता होना चाहिए आपको कि सूत्र कैसे बनते हैं, अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, कि सबसे पहले नाम प्रतीक देन उसकी संयोजकता फिर क्रॉस में जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बन गया BaSO4। भी बताऊंगा फिर वापस से जिनको नहीं पता है। अब यहाँ इधर क्या है, Na, बिल्कुल सही है, और इधर का क्या है ऋणायन Cl, तो हमारे पास क्या बन जाएगा NaCl। ये हमेशा एक्वास होता है, विलयन के रूप में रहेगा, और ये जो है ये सॉलिड होता है, ठीक है, जल में अवघुलनशील होता है ये, और ये श्वेत कलर का अवक्षेप बना देता है, श्वेत अवक्षेप। और ये परखनली, जिस परखनली में कर रहे हैं ये प्रयोग, वो परखनली के पैंदे में जम नहीं सकता है।
इस प्रकार से हम देखो अवक्षेप जो होगी उसको एरो का निशान नीचे और गैस जो होती है उसको एरो का निशान ऊपर से अपन बताते आ रहे हैं। तो यहाँ पे अवक्षेप बनेगा। अवक्षेप ठोस होता है क्योंकि अघुलनशील होता है और प्रकृति के पैंदे में जम जाता है। कलर कैसा होगा इसका? श्वेत कलर का अवक्षेप होगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, ये अब हमारी अभिक्रिया हो गई। तो द्विविस्थापन मतलब दोनों अभिकारक जो होते हैं उन दोनों अभिकारकों में आयनों का आदान प्रदान हो जाते हैं। आयन जो होते हैं बदल लेते हैं। याद रखने के लिए, आपको समझने के लिए ये माइंड में रखना है। मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो कैसे बना था, तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ कि कैसे बना था। देखो आयन उधर तो है हमारा Na+ आयन, और कौन सा आयन है? सल्फेट आयन। क्लियर है? इससे दूसरे में बेरियम प्लस आयन, लेकिन बेरियम +2 होता है याद रखने के लिए। सल्फेट भी -2 होता है। ऐसे क्लोराइड देखिए माइनस होता है। सही है। अब इनमें आयनों का आदान प्रदान करना है। ये दान आयन इसके साथ, तो देखो Na+ और Cl- इंटरचेंज होंगे, संयोजकता इस क्रम से जुड़ती हैं, NaCl बन गया। ठीक है, ऐसे ही अब देखिए इधर क्या बचा हुआ है? Ba+2 और सल्फेट -2, समान संयोजकता विपरीत आयन इसमें भी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? BaSO4। ठीक है, BaSO4 बनाए। ये BaSO4 हमने यहाँ लिखा है, देखो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? हाँ, आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। तो ये जो अभिक्रिया है हमारी क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है, इसलिए इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में क्या बनता है? अवक्षेप बनता है, श्वेत कलर का अवक्षेप, इसलिए इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी हम कह सकते हैं अगर पूछा जाए तो। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। देखिए उदाहरण लेते हैं हम, बुक से ही आया हुआ है, ले रहे हैं लेड नाइट्रेट। ठीक है, क्रियाकलाप 1.2 पर ध्यान देना है। पुराना था उसमें, लेकिन उसी के आधार पर आया हुआ है कि अपने को लेना है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जो होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट का सूत्र हैं। देन फिर क्या लेना है अभिकारक के तौर पे, क्योंकि अभी एक आया है। एक अभिकारक के तौर पे दूसरा पदार्थ तो अपन को लेना है, वो है पोटेशियम आयोडाइड अर्थात Ki। के क्या लेने हैं? विलयन। बिल्कुल सही है, इनका विलयन लेना है। तो विलयन अपन एक्वास, इसको भी एक्वास। ठीक है, अब दोनों अभिकारक अभिक्रिया करेंगे और इनमें क्या होगा? आयनों का आदान प्रदान। अब माइंड में रखना है कौन सा धन आयन है कौन सा ऋण आयन है। ठीक है, तो देखो अगर आपको पता हो तो लेड जो है PbO+2 होता है, इधर आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करेगा क्योंकि ये माइनस है। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? PbI2। क्लियर? अब एक और प्रोडक्ट बच गया है, ये इसका पोटेशियम बच गया धनायन, इसका नाइट्रेट बच गया ऋण आयन, तो KNO3 बनेगा। ये KNO3 जो हैं वो एक्वास विलयन के रूप में होगा, लेकिन जो PbI2 हैं ये ठोस होता है और ये क्या बनाएगा? पीले रंग का अवक्षेप, पीले रंग का अवक्षेप। ठीक है, तो ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या कह सकते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। अब अवक्षेपण अभिक्रिया क्यों कहेंगे? क्योंकि वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसको अपन अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। अगर पूछ लेते हैं कि बेरियम सल्फेट का अवक्षेप किस कलर का है तो हम कहेंगे श्वेत कलर का। और अगर आपको पूछते हैं कि लेड आयोडाइड का कलर कैसा होता है तो हम कहेंगे पीले कलर का अवक्षेप होता है। अवक्षेप हमेशा परखनली के पैंदे में जम जाते हैं, अघुलनशील होते हैं, इसलिए इनको एरो के निशान के रूप में नीचे की ओर करते हैं। ठीक है, समझ में आई होगी आपको ये अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है हमारी ये। अगले हम वीडियो में और प्रकार की अभिक्रिया पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।